कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है सुबू का, उनका एक और सवाल है। कहते हैं एल.एन.टी है उनके पास 4395 की खरीद है और भारतीय एयरटेल है 2032 पे, आईसीआईसीआई बैंक है 1413 पे। इसमें से एग्जिट करना चाहता हूँ, किस हायर लेवल तक मौका मिलेगा और कब तक? तो 3 स्टॉक है इनके पास जो ये एग्जिट करना चाहते हैं। तो पूछते हैं कि किन हायर लेवल्स मिलेंगे क्या इन पे और किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए। एल.एन.टी पहला। तो एल.एन.टी कल ही उसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। बाउंस बैक आज देखते मिला है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली कि उसने अपने जो सपोर्ट लेवल्स को ले लिया है। और ये एल.एन.टी के लिए फितरत भी है। आप देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है ये स्टॉक, और वहां से काफी अच्छा बाउंस मार के न्यू हाई भी बना रही है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो दोनों स्टॉक बताए वो अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूस बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो उन दोनों को आप एग्जिट कर दीजिए और एल.एन.टी को आप होल्ड कर सकते हो। और जो मैंने ऑलरेडी जो स्टॉक्स बताए आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी आप एग्जिट करोगे उनको। जी, तो यानी कि इनको भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक से निकल जाना चाहिए और एल.एन.टी को होल्ड करना चाहिए। तो ये आपके लिए सलाह है। अगला सवाल जो है वो है रवि कुमार का। रवि कुमार जी पूछते हैं एनबीसीसी में गिरावट कहाँ जाके रुकेगी? 25,000 रुपये का लॉस हो रहा है। सेटिलिटी इंडिया 51 पे 800 शेयर है, क्या करूं? एनबीसीसी में लॉस हो रहा है इनको 25,000 रुपये का। पूछते हैं ये एक रुकावट कहाँ तक जाके रुकेगी? आज थोड़ी बहुत थमी है, लेकिन इट हैज़ बीन नॉट परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो एनबीसीसी और सेजिलिटी इंडिया दोनों में क्या करना है? एनबीसीसी में देखो क्या हुआ, अभी शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन आया, इसी के लिए वो स्टॉक में थोड़ा सा फास्ट फॉल देखने मिला हमें। यहाँ पे एक वीकली लेवल से 79 का, वहां पे 200 वीक मूविंग एवरेज है, मेरे हिसाब से वहां पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल्स है। लेकिन अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता तो वीकली लेवल्स भी जो देखेंगे आप, उसके नीचे क्लोज करने के बाद में जो तो मीडियम टर्म जो ट्रेंड हो जाता है वो भी डाउन हो जाता है। तो फिर मेरे हिसाब से होल्ड नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर मैं थोड़ा और लॉन्ग टर्म देख लूं तो 70 एक लेवल आती है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी मुझे पता नहीं है आपका किस ड्यूरेशन में आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो मैं इसलिए सारे लेवल्स आपको बता देता हूँ, सो दैट आप फिर उस हिसाब से आप अपना जो एग्जिट है उसको आप रेडी करके रख सकते हो। तो 70 अल्टीमेट लेवल है। जितने भी लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको 70 लेवल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए एनबीसीसी के लिए। एक बार वो ब्रेक हो जाएगा तो मेरे हिसाब से फिर बहुत ही फास्ट 60, 50, 40 ये सारे लेवल्स बहुत फास्ट आ जाएंगे ये स्टॉक में। सो इसीलिए मैं बोलते ना, वो एक लास्ट लक्ष्मण रेखा वाला जो लेवल है वो 70 लेवल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी मैंने आपको लेवल दे दिया 79 का, तो आप ये दोनों लेवल्स को चेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कमलेश जी का। वो पूछते हैं कमेंस के बारे में और प्री कॉल के बारे में। कमेंस प्री कॉल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, कितने पे बाय कर सकते हैं कमेंस में और प्री कॉल में? आज कमेंस में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, 3.5% का इजाफा है। कमेंस में तो वो अभी भी आप एंट्री कर सकते हो। कल उसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया था और आज उसको तुरंत रिक्लेम भी कर दिया है। अपने 10 डे एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। ये जो नॉर्मली पैटर्न होता है ये बुलिश साइन होता है कि जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था वो अभी ओवर हो गया है स्टॉक में, एंड इसको तुरंत आप खरीद भी सकते हो। क्योंकि ओवरऑल जो ये स्टॉक है ये मेरे कैटेगरी में आता है, जो तीनों जो स्टॉक्स बोलते हैं ना, डेली वीकली मंथली, तीनों में ही ट्रेंड अप है। इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। कल मोमेंटम खराब था, आज मोमेंटम भी अच्छा है, तो आज खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और प्रीकॉल की बात की तो प्रीकॉल जो है ओवरऑल अभी भी थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वीक है स्टॉक का। इसमें इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ मैं नहीं कहूंगा करने के लिए। अगर ऑलरेडी होल्ड है तो उसका जो लेवल है 520 का लेवल एक है, उसके नीचे उसका जो ट्रेंड है वो भी डाउन हो जाएगा, तो वहां पे एक अपनी एग्जिट कर सकते हो आप। तब तक आप होल्ड कर सकते हो, पर न्यू एंट्री मत कीजिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। सुनीता का सवाल है, वो पूछती है अतुल ऑटो के बारे में। 51 रुपए की खरीद है और दूसरा है इंद्रप्रस्थ मेडिकल 585 की खरीद है। टारगेट प्राइस और मिड टर्म व्यू क्या हो सकता है सर?
अतिल ऑटो का ओवरऑल देखिए जो ट्रेंड जो है वो काफी खराब है, स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया है। सॉरी, स्टॉक बीच बीच में बहुत बड़े बड़े बाउंसेस दे देता है और यही कारण है यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ये इसमें ट्रैप हो जाते हैं, बुल ट्रैप भी बोलते हैं, तो मैंने काफी बार ये बताया भी है। जो भी स्टॉक है जब ट्रेंड डाउन होता है और जब बाउंसेस आते हैं, शार्प बाउंसेस आते हैं, इसमें ऐसा होता है ना, ये लगता है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है या बॉटम है वो हो गया करके, फिर इसमें लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर्स भी इसमें एडिशनली ट्रैप हो जाते हैं और फिर ये स्टॉक फिर से रिज्यूम करता है जहां से इसने जो रिकवरी दी थी उस रिकवरी लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है। ओके अब इस स्टॉक में रिकवरी लेवल थी वो 381 की थी, मेरे हिसाब से 381 अभी भी मेरे हिसाब से जो है वो ब्रेक होना चाहिए ये स्टॉक में। अभी 446 चल रहा है, तो समझदारी यही रहेगी कि इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे भी रुकेगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न है स्टॉक में, तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके दूसरा स्टॉक भी था इनका अतुल ऑटो, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, इंद्रप्रस्था मेडिकल। इंद्रप्रस्थ मेडिकल स्ट्रक्चर अभी वीक हो चुका है, स्टॉक का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। ओके एक लेवल दे देता हूँ, वो लेवल के बाद होल्ड करना ये स्टॉक में रिस्की हो जाएगा, वो है 340 लेवल्स। तो 340 लेवल्स एक बार ब्रेक हो गया स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा और फिर नीचे में ना ही पूछे तो ज्यादा बेटर है कि वो स्टॉक कितना नीचे आए। अगला सवाल है, अगला सवाल जो है वो साईनाथ का है। साईनाथ जी पूछते हैं कि जुनिपर होटल कितना गिरेगा सर, ये तो रुकता ही नहीं, 285 पे इन्होंने खरीदा है। नाम भी जूना लिखा हुआ इसमें, तो जिन्हें पुराने स्टॉक से ट्रेंड बहुत ही बेकार है। ये अगेन एक क्लासिकल स्टॉक है, जो होटल कैटेगरी में जो क्या होता है ना कि एक्विजिशन या फिर बहुत सारे न्यूज फ्लोज बहुत काफी रहते हैं, मतलब ये हमारे ना रोज का हो गया है हमारे, जब हम लोग न्यूज फ्लोज भी जब चेक करते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स है ना जो होटल कैटेगरी के, उसमें ना कुछ यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे वो ले लिया, लीज पे ले लिया, तो उसमें के शॉर्ट टर्म जो पॉजिटिवनेस है वो आ जाता है स्टॉक में, बट ट्रेंड जब खराब होगा तो ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिवनेस अगेन रेज्यूम कर देता है और वापस से ये अपना जो ट्रेंड है उसको बोलते हैं ना टेक आउट नहीं करता है। जैसे अभी एज ऑफ नाउ इसका ट्रेंड जो है वो डाउन है, तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर है लोअर लो बना ही रहा है, ये रुकने का इसमें नाम ही नहीं ले रहा है ये स्टॉक, इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि जब तक ट्रेंड डाउन होगा तब तक तो ये स्टॉक वापस से नहीं जो बोलता है अपना जो रिकवरी है वो उसको करेगा। अगेन ये एक स्टॉक है जो आईपीओ लेवल्स जो होते हैं वो आईपीओ लेवल्स के जो लो है वो भी ब्रीच करके कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो यहाँ पे तो इस तरीके के जब स्टॉक्स आईपीओ लेवल को ब्रीच कर देता है तो इससे बहुत क्लियर कट समझ में आ जाता है कि जो खुद जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है या जिसकी खुद की कंपनी है ये अपर लेवल्स पे इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, एंड शायद इनको कुछ पता है जो हमें नहीं पता है, इसलिए कंटिन्यूस बेसिस पे जो देख रहे हैं जो बड़े बड़े बाउंसेस भी है। अभी रिसेंटली इसमें 54% का बाउंस आया था, मतलब मैं वो देख के परेशान थी इसमें कैसे लोग, मतलब ना इतना जब बड़ा बाउंस आता है तो लोग ललचा जाते हैं कि अरे यार ये तो हो गया तो ये कुछ हो गया नहीं रहता है इसमें। अभी भी रिसेंट जो बाउंस आया था ये अगेन बहुत बड़ा बाउंस था, मतलब मैं लिटरली अभी 34% का बाउंस आया था रिसेंटली, 29 जैन से लेके 11 फेब, बहुत ही छोटा 10 दिन में। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना बड़ा बाउंस आ जाता है तो लोगों को लगता है हो गया, अभी वो पूरा उसने रिक्लेम कर दिया है, जो लो बनाया था उस टाइम पे 206 का था, आज वो भी ब्रीच हो गया, तो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट लेवल्स कंटिन्यूस बेसिस पे ब्रीच मार रहा है, एग्जिट कर लेना चाहिए। मैंने इतना इसीलिए कहा ये स्टॉक के बारे में क्योंकि सिर्फ मैं इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं जिनका ट्रेंड डाउन होता है ना, उनमें आपको एग्जिट ही कर लेना ज्यादा बेटर है। अगला सवाल है दिलीप व्यास जी का, ये हमें राजकोट से लिखते हैं। इनके पास RVNL के शेयर है, RVNL के शेयर है इनके पास जो उन्होंने 340 रुपये में खरीदे हैं। कहते हैं कि करंट प्राइस पर एवरेज करना चाहिए या नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। RVNL 340 मत कीजिए, रेलवे स्टॉक्स मैंने मना किया है करने के लिए,
क्योंकि इसका ट्रेंड है काफी बुरा है, बट एक लास्ट लेवल में दे देता हूँ ये स्टॉक में, जो है वीकली लेवल से 270 का। अगर इसने वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 270 को भी ब्रेक कर दिया तो फिर जैसे मैंने पिछले स्टॉक में भी कहा था कि मुझे नीचे डाउनसाइड मत पूछिए, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनसाइड पेंडिंग हो जाएगा इसमें। और ऐसे ऐसे लेवल्स देख लोगे कि वो शायद आपके कैपिटल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो एक बार 270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, आप होल्ड कर सकते हैं, बट एवरेज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर बाउंस नहीं आया और 270 ब्रेक हो गया और आपने अभी यहाँ पे एवरेज कर दिया तो मतलब नया कैपिटल भी फंस जाएगा। संदीप जी का सवाल है, पूछते हैं कि निफ्टी बीज और जूनियर बीज करेक्शन में खरीद लेने चाहिए या नहीं? मैं जब भी स्टॉक्स या फिर जो इस तरीके के जो ईटीएफ्स होते हैं जब खरीदारी रहता है तो इसमें एक स्ट्रेटेजी यूज होती है नॉर्मली, जिसको बोलते हैं 10% स्ट्रेटेजी। तो जब भी निफ्टी बीज हो गया या फिर जो भी बीज हो गए, ठीक है ना, तो आप उनकी खाली पहले एक बार वोलेटिलिटी चेक कर लीजिए कि नॉर्मली वो जब भी फॉल आता है उसमें तो कितना परसेंटेज फॉल आता है। ओके। तो जैसे निफ्टी और मैं इंडाइसिस की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो 10% एक बहुत बड़ा फॉल होता है उसमें। तो एवरी 10% पे आप एक्यूमुलेट ऑफकोर्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। वहां पे ट्रेंड का भी जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज ये कैसे आपकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उसमें एसआईपी सिप जो है वो कर रहे हो, तो एवरी 10% फॉल पे आप उसमें एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। ओके, अगला सवाल है चेतना का। वो पूछती है वेदांता के बारे में। वेदांता 730 पे खरीद है, प्लीज शेयर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, 1 महीने तक होल्ड कर सकती हैं, तो आपसे टारगेट और स्टॉप लॉस मांग रही है। टारगेट के लिए तो क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके के साथ बनना चाहिए कि उसका हम लोग टारगेट को प्रेडिक्ट कर सके। टेक्निकल एनालिसिस है ना, यहाँ पे आपको ट्रेंड बता सकता है, बट प्रेडिक्शन बिना पैटर्न के बताना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक ऐसे लेवल दे देता हूँ सो दैट कि अगर वो ब्रीच हो जाए तो उसके बाद का क्या टारगेट है मैं वो बता सकता हूँ। वो होगा नहीं होगा वो कोई भी नहीं बता सकता है। ओके। तो एक बार 770 लेवल्स के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज कर देता है तो ऊपर में 848 और 926 ये लेवल्स हम लोग जरूर देख सकते हैं। उस केस में अगर जिस दिन भी ये 770 के ऊपर क्लोज करेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बन जाएगा 689 का। तो अभी 770 जो अगर आपको हाँ, 689 का 689 स्टॉप लॉस। हाँ, अब भी अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए, ये स्टॉक एक थोड़ा सा रेंज में है, तो एज ऑफ नाउ जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा, मैं लूज वाला स्टॉप लॉस बता देता हूँ, वो है राउंड फिगर 600, और जो टाइट वाला स्टॉप लॉस है वो 660 का है। अब ये दोनों में कैटेगरी क्यों पता है कि मुझे अगेन मालूम नहीं कि आपका ड्यूरेशन क्या, आपने 1 महीना बोला है, बट मुझे पता है कि 1 महीना कब 1 साल में परिवर्तन हो जाता है ना। लोग लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो बुक करते हैं, नहीं हो रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देते। तो मैंने दोनों लेवल दे दिए, फिर आपकी चॉइस है, आपको 660 पे निकलना है या फिर 600 ब्रीच होने के बाद ही निकलना। जी, मोहम्मद जुनैद का सवाल है। वो पूछते हैं क्या वो कोफोर्ज में करंट प्राइस पे एवरेज कर सकते हैं? कोफोर्ज में करंट प्राइस पे एवरेजिंग कर सकते हैं? अगर आपके पास मतलब आप एवरेज पूछ रहे हो, मतलब ये स्टॉक आपके पास ऑलरेडी है। हाँ। अगर ये आपके पास स्टॉक है, इसने मंथली लेवल्स ब्रीच कर दी है, ये स्टॉक एग्जिट कर लेगा। मेरी सलाह ये रहेगी, नीचे में 949 और 600 लेवल्स भी देख सकते हैं। मैं जानबूझ के ये लेवल्स बता रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी आपके पास ये स्टॉक है। मैंने इसके बाद ऑलरेडी एनालिसिस किए, चार्ट पे सारे लेवल्स ऑलरेडी लगे हुए। मुझे तो इसको बोलने के लिए भी मुझे नहीं टाइम लगा कि मैं कुछ कर लूं, उसमें डंडिया लगा दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी लगे हुए हैं। मेजर लेवल्स ब्रीच हो चुकी है स्टॉक में। जो मैंने लेवल्स बताए, ये लेवल आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, और ये लॉन्ग टर्म लेवल्स में बता रहा हूँ। मतलब आप सोचो कि स्टॉक में सीरियसनेस काफी है। पिछला मंथ 28% स्टॉक ने बोलते ना मंथली बेसिस पे ब्रीच किया है। इतनी हैवी कैंडल के साथ में लेवल्स को ब्रीच हुआ है कि अब इसको भगवान ही बचा सकता। टाटा कैपिटल की एंट्री कहाँ लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? ये एक सवाल है, नाम नहीं लिखा। टाटा कैपिटल ट्रेंड जो है मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, स्टॉक का स्ट्रक्चर भी बहुत वीक है। एज ऑफ नाउ एक लास्ट स्टॉप लॉस जो मैं वो बता देता हूँ, उसकी ब्रीच के बाद में टाटा कैपिटल को टाटा कर देना है, जो है 300 लेवल।
एक बार 300 लेवल ब्रीच कर दिया तो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक आधा हो जाएगा वहां से 300 से। सो इसलिए मैंने बोला कि टाटा 300 पे सही में टाटा कर दो। ओके अगला सवाल जो है वो है प्रशांत कुमार जी का। उनके पास IOCL के 1000 शेयर है जो उन्होंने 133 के भाव पे खरीदे हैं। उनके पास गेल के 600 शेयर है जो उन्होंने 180 के भाव पे खरीदे हैं। कुड देयर बी फर्दर प्राइस फॉल इन दीज टू स्टॉक्स? वुड इट बी वाइज टू सेल नाउ एंड बाय बैक एट लोअर प्राइस? आई कैन होल्ड देम फॉर 2 to 3 years। वो 2 से 3 साल तक इसमें निवेशित रह सकते हैं, लेकिन वो आपसे पूछते हैं अगर वो यहाँ से ज़्यादा गिरावट आप इन स्टॉक्स में देख रहे हैं तो वो बेच के निकल के फिर लोअर प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं। दोनों स्टॉक्स IOCL एंड गेल, क्या करना चाहिए? गेल में आप एग्जिट कर दीजिए, ट्रेंड खराब है स्टॉक का। IOC में आप होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेशन होगा। अगर होता भी है तो नीचे में जो सपोर्ट लेवल्स है 165 154 यहाँ पे आप और एडिशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो FNO स्टॉक भी है, अच्छा स्टॉक है। हमने भी रिकमेंडेशन किया है, हमारे जो टारगेट्स है 206 और 238 के टारगेट से हम लोग होल्ड कर रहे हैं। एक वीकली बेसिस पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था, इसलिए हमने ये भी स्टॉक को रिकमेंड भी किया था हमारे क्लाइंट्स लोगों को। उस केस में जो हमने स्टॉप लॉस दिया था वो 154 का क्लोजिंग बेसिस पे दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से आप उसको होल्ड कर सकते हो। गेल जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि वो स्टॉक बिकॉज ट्रेंड जो है उसका डाउन है, इवन जो वीकली लेवल्स है 200 वीक मूविंग एवरेज वो भी ब्रीच हो चुका है। फिर भी अगर होल्ड करना चाहेंगे तो लास्ट लेवल 150 का है। जिस दिन भी 150 लेवल ब्रीच होते हैं ये डबल डिजिट में स्टॉक आ जाएगा। तो 150 आप इसको लक्ष्मण रेखा जैसे मेंटेन कीजिए। जिस दिन भी 150 के नीचे क्लोज होता है आप एग्जिट कर दीजिए। जी एक आखिरी सवाल लेती हूँ। वो पूछती हैं, श्वेता जी पूछती हैं, उनके पास फ्रैक्टल एनालिटिक्स के शेयर है जो उन्होंने 920 रुपए में खरीदे हैं। करंटली फेसिंग ह्यूज लॉस, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। फ्रैक्टल एनालिटिक्स आई थिंक रिसेंटली ही कुछ लिस्ट हुआ है और उसमें रिसेंट लिस्ट होने के बावजूद जो मैंने कहा था कि जो IPO लेवल्स जो होते हैं उसको ब्रीच करना एक स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होता है। सेम वही बताते हैं कि जिन्होंने भी ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था वो खुद एग्जिट कर लिया है। एक लास्ट लेवल दे देता हूँ मैं इसमें, वो है 730 का। जिस दिन भी 730 ब्रेक होगा एक बार एग्जिट कर दीजिए, कितना भी लॉस हो। जो मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए उसमें आप इन्वेस्ट करके वो लॉस को रिकवर भी कर सकते हो, बट इससे पैसा बनाना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बार वो जो लेवल है 730 का वो ब्रीच हो गया इस बार। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।